देखो, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, वो आवेश का स्थानांतरण पढ़े थे। और हाँ, फील्ड बता दिए थे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने अच्छे से बताया था कि कोई भी आवेश है तो वो अपने चारों तरफ एक निश्चित क्षेत्र में ही वैद्युत बल लगाता है, आरोपित करता है, और उस निश्चित क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो त्रिविमीय होता है, कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है। ये सब बातें हो गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते कैसे हैं। उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले फैराडे ने वैद्युत बल रेखा खींचने का प्रयास किया था और उसी ने ही बनाया था। फिर बाद में गॉस ने उसका उपयोग किया। फिर वैद्युत फ्लक्स का जन्म होगा गॉस के द्वारा। क्यों होगा, कैसे होगा, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है कि अदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश है कि अदिश। देखो, वैद्युत क्षेत्र अदिश होता है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र केवल क्षेत्र से संबंधित है, एरिया से संबंधित है। जब हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वो बल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और जब बल से संबंधित होगा तो वो सदिश हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र अगर केवल क्षेत्र की फील्ड की बात की गई है तो वो क्या है, अदिश। लेकिन अगर तीव्रता की बात की गई तो वो फोर्स की बात करेगा और वो हो जाएगा सदिश। तो वैद्युत क्षेत्र अदिश है जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कैसे करते हैं और वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, ये पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। बोले, परिभाषा लिखिए। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी माध्यम में खींचे गए निष्कोण वक्र होते हैं। किसी माध्यम में खींचे गए निष्कोण वक्र होते हैं, माध्यम में खींचे गए निष्कोण वक्र होते हैं, निष्कोण वक्र होते हैं जो आवेश के, जो आवेश के पथ को, जो आवेश के पथ को प्रदर्शित करते हैं, जो आवेश के पथ को प्रदर्शित करती हैं या करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेंडर मैनेज कर लीजिए। तो वैद्युत बल रेखा क्या है भाई, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये काल्पनिक रेखाएं कैसी होती हैं, निष्कोण वक्र होती हैं, ठीक है। और ये रेखाएं आवेश के पथ को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दो आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो वो आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं। अब जैसे प्रतिकर्षण की स्थिति अगर मान लो है तो प्रतिकर्षण की स्थिति में एक आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो आवेश दूर जाएंगे ना, तो आवेश जाएंगे तो उनका कोई पथ होगा, किस रास्ते पे जा रहे हैं। उस पथ को दर्शाने के लिए जिस काल्पनिक रेखा को खींचते हैं उसी को कहते हैं वैद्युत बल रेखा। नाम ही इसका है, वैद्युत बल रेखा। अब एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना कि वैद्युत बल रेखा सबसे पहले किसने खींचा था, फैराडे। ये किसका दिया हुआ है, फैराडे। तो इस व्यक्ति का नाम कभी भूलिएगा नहीं। और ये व्यक्ति वो था जिसने अपनी शादी तो बर्बाद कर ली लेकिन करोड़ों लोगों की शादियां आबाद की हैं। इसी ने जनरेटर बनाया था। तो शादी में जनरेटर इसी ने बनाया था ना, डायनेमो, फैराडे ने ही। तो इतने महान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनरेटर बनाया था। आबाद लोगों की शादी नहीं जनरेटर के उजाले में होती है, लेकिन इनकी खुद की शादी बर्बाद हो गई, कोई बच्चे नहीं हुए। तो बहुत संघर्ष किया था। तो वैद्युत बल रेखा हो गई।
वैद्युत बल रेखा का जन्मदाता हो गया फैराडे, क्लियर है। अब इसके बाद आता है कि वैद्युत बल रेखाओं को खींचने के कुछ नियम हैं, कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखा की जो प्रॉपर्टीज है वो 7-8 प्रॉपर्टी है, वो हमें पढ़ना है और उसे हमें याद रखना है। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए कि क्या यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये आएगा, तो इसका उत्तर है नहीं। यह बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा में कभी नहीं आएगा लिखने के लिए कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखो, ठीक है, आता नहीं है ये। लेकिन नहीं लिखना नहीं है, सुनना है। लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं जैसे मेडिकल का है, पॉलिटेक्निक है, इन परीक्षाओं में इसका उदाहरण बहुत आता है, एप्लीकेशन आता है, उसमें चित्र बने रहते हैं, पूछेगा इसमें से कौन सा चित्र सही है वैद्युत बल रेखा के लिए। तो वहाँ भेद करने के समय पर आपको इन सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से लिखने के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन उपयोग की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी आप लिखो, यह निष्कोण वक्र होते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, यह निष्कोण वक्र होते हैं या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है यह निष्कोण वक्र होती है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, वैद्युत बल रेखा धन आवेश से आरंभ होकर अनंत तक खींची जाती है। वैद्युत बल रेखा धन आवेश से आरंभ करके अनंत तक खींची जाती है। वैद्युत बल रेखा धन आवेश से आरंभ करके अनंत तक खींची जाती है। धन आवेश से आरंभ करके अनंत तक खींची जाती है। ठीक है, अनंत का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं। हाँ, अनंत का मतलब मंगल ग्रह की दूरी नहीं है, अनंत का मतलब है वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो आवेश का अपना लिमिटेड एरिया होता है, वो सेंटीमीटर के लगभग परास का, सेंटीमीटर के परास में होता है, और उसी के दायरे को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसके बाहर के बिंदु को अनंत कहते हैं। तो अगर कोई धन आवेश होगा तो धन आवेश के लिए रेखा कहाँ तक खींचोगे भाई? अनंत तक। और अनंत का मतलब इसका अपना प्रभाव क्षेत्र, ये प्रभाव क्षेत्र है इस आवेश के लिए, इसी प्रभाव क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और रेखाएं अगर धन आवेश है तो यहाँ से आरंभ होंगी, कहाँ से? धन आवेश से, और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक, मतलब यहीं तक जाएंगी, इसके बाहर नहीं जाएंगी। अब यहाँ एक बात आप ध्यान से सुनो, एक बात आप ध्यान से सुनो, ये धन आवेश से आरंभ करके रेखा को कहाँ तक ले जाया गया है? अनंत तक ले जाया गया, ठीक है। ये ऐसे रेखा कैसे खींची गई, मतलब धन आवेश से शुरू होकर बाहर को रेखा क्यों खींची गई? तो इसका उत्तर ये है कि फैराडे ने रेखा खींचने के लिए परीक्षण आवेश माना था। क्या माना था? परीक्षण आवेश। और वह परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज जो फैराडे ने कंसीडर किया था वह टेस्ट चार्ज था पॉजिटिव। और खींचने के लिए रेखा को क्या किया कि ये मान लो मूल आवेश है और इसके समीप ला के परीक्षण आवेश को रखा। अब जैसे ही आप परीक्षण आवेश को यहाँ रखोगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो परीक्षण आवेश दूर जाएगा। अब परीक्षण आवेश जिस पथ पर जा रहा है उसी को हमने रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दिया और यही बन गया वैद्युत बल रेखा। अब मान लो परीक्षण आवेश को आपने यहाँ रखा तो परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, ये धन आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ऐसे जाएगा। अब यस, तो इस परीक्षण आवेश की सहायता से ही इन रेखाओं को क्या किया गया है? फैराडे ने प्रदर्शित किया है। जानकारी स्पष्ट हुई? तो वैद्युत बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर अनंत तक जाती है।
पहला पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, चित्र बनाते रहिए साथ में आप। बन गया। अब अगला पॉइंट लिखिए। ऋण आवेश के लिए क्या परिस्थिति बनती है वो जानना है। हाँ तो लिखिए, ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखा अनंत से, ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखा अनंत से आवेश तक खींची जाती है। अनंत से आवेश तक खींची जाती है। हाँ, एक दूसरे के अपोजिट है। बल रेखा अनंत से ऋण आवेश तक खींची जाती है। अब ये ऋण आवेश तक क्यों खींचेंगे भाई, है कि नहीं? धन आवेश तो आवेश से शुरू होकर अनंत तक गया, लेकिन ऋण वाला क्या होगा, अनंत से शुरू होकर आवेश तक आएगा। तो ऐसा क्यों होगा? देखो, ये ऋण आवेश है, इस आवेश का अपना प्रभाव क्षेत्र होगा। प्रभाव क्षेत्र का मतलब जहाँ तक ये वैद्युत बल लगा सकता है, इसको वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो आवेश कौन सा प्रकृति वाला है? ऋणात्मक। आपने लिखा कि वैद्युत बल रेखा अनंत से शुरू होगी और ऋण आवेश पर आएगी। तो अनंत से शुरू होकर ऋण आवेश पे क्यों आएगी? क्योंकि जब हम परीक्षण आवेश को यहाँ रखेंगे तो परीक्षण आवेश धनात्मक होता है और यह परीक्षण आवेश ऋण आवेश की ओर खींचेगा, तो ये आवेश की ओर आएगा। इसीलिए रेखाएं अनंत से वैद्युत आवेश की ओर आएंगी। अगर ऋणावेशित होगा तो आवेश की ओर आएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? नोट कर लीजिए और चित्र भी बना लीजिए। तो ये फैराडे ने खींचने का स्टाइल बताया था, कैसे कैसे खींचोगे। तो परीक्षण आवेश इसमें मुख्य है, उसी के आधार पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन आवेश की ओर आएगा, कौन आवेश से दूर जाएगा। नोट कर लिए? समझ में भी आई है बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना है कि ऐसे आता कौन है, जाता कौन है, क्यों? इसका रीजन क्या है? परीक्षण आवेश। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिए, चौथा। ये रेखाएं धन आवेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये रेखाएं धन आवेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अर्थात ये रेखाएं कभी लूप नहीं बनाती। अर्थात ये रेखाएं कभी लूप नहीं बनाती। ये रेखाएं कभी लूप नहीं बनाती। लूप मतलब सर्किल नहीं बनाती। हाँ, स्प्रिंग की तरह हो या कैसा भी हो, हाँ, ये कभी लूप नहीं बनाते। ये रेखाएं कभी लूप, हाँ, चुंबकीय बल रेखा लूप बनाती है, लेकिन वैद्युत बल रेखा कभी लूप नहीं बनाती। कैसे? देखो,
देखो हम बता रहे हैं, मान लो एक धनावेश यहाँ पर है और इसके बगल में एक ऋणावेश है, ठीक है। अब जो रेखा धनावेश से स्टार्ट होगी वो ऋणावेश की ओर जो जाएगी और यहीं पे ये क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, धनावेश से, समाप्त कहाँ पे हुआ, यहाँ से जो रेखा चली यहाँ टर्मिनेट हो गई आके। तो वैद्युत बल रेखाओं की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। ये इनकी क्या है, विशेषता। ठीक है। लूप नहीं बनाती, लूप नहीं बनाती का मतलब कभी वैद्युत बल रेखा आप खींचोगे तो ऐसे सर्किल नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, यस कभी नहीं बनेगा। इस तरीके से भी कभी वैद्युत बल रेखा नहीं खींच सकते, ये सब गलत है। वैद्युत बल रेखा कभी लूप नहीं बनाती। चुंबक होता ना, जैसे नॉर्थ और साउथ होता है चुंबक में ना, तो रेखा नॉर्थ से चलती है फिर साउथ से होते हुए ऐसे ऐसे फिर वापस आ जाती। तो जो चुंबकीय बल रेखाएँ हैं वो लूप बनाती हैं, लेकिन वैद्युत बल रेखा कभी भी लूप नहीं बनाती है, हमेशा टर्मिनेट हो जाती है। पॉजिटिव से शुरू के नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप चित्र बना लीजिए। कितनी बल रेखाएं, बिल्कुल उसकी संख्या भी बता सकते हैं, लेकिन अगली प्रॉपर्टी में बताएंगे ना, पहले इसे लिखो तो सही। हम पढ़ाएंगे, एक भी बिंदु छूटेगा नहीं, स्पष्ट बिंदु पढ़ाएंगे आपको, एकदम क्लियर, याद रहेगा कि आपने यही पढ़ाई किया है। नोट कर लिए। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, लूप का निर्माण कभी नहीं करेंगे। कहीं भी ऐसा चित्र बना होगा समझ लो वो गलत है, वो वैद्युत बल रेखा का नहीं हो सकता। अगला पॉइंट लिखिए, हाँ 5वां बिंदु लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं प्रतिच्छेद करती। अब ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, लेकिन अगर पूछा जाए क्यों नहीं करती, वैद्युत बल रेखा क्यों नहीं करती प्रतिच्छेद, हाँ तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो वैद्युत बल रेखा कोई प्राकृतिक चीज़ तो है नहीं, ये बिल्कुल अप्राकृतिक है, इसे फैराडे ने खींचना सिखाया था। तो अगर वैद्युत बल रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती तो इसका मतलब फैराडे ने ऐसा खींचा होगा कि ये प्रतिच्छेद ना करें, और प्रतिच्छेद क्यों ना करें उसके पीछे लॉजिक रहा होगा। उसके पीछे लॉजिक ये था कि वास्तव में वैद्युत बल रेखा आवेश का पथ होता है कि नहीं। तो एक आवेश एक ही पथ पर तो चलेगा, अरे कोई आवेशित कण है तो उसका अपना एक निश्चित पथ होगा। क्या एक ही आवेश एक ही समय पर दो पथ पर जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इटवा की तरफ भी जा रहे हो और बस्ती की तरफ भी जा रहे हो डुमरियागंज से? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। एक समय पर आप किसी एक ही दिशा में एक पथ पर जा रहे होंगे, एक साथ आप दो डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो जो वैद्युत बल रेखा है वो आवेश का पथ ही है ना, तो आवेश तो किसी एक ही रास्ते पर जाएगा। अब अगर मान लो कि वैद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मान लेते हैं वैद्युत बल रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद। ध्यान देना आप, ए पॉजिटिव है ए निगेटिव है, एक रेखा पॉजिटिव से निकल के निगेटिव गई, फिर दूसरी वाली भी निगेटिव गई। अब इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद कर दिया। अब प्रतिच्छेद करने से क्या होगा, जब हम इस वैद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, तो जो स्पर्श रेखा होती है
ये वैद्युत बल की दिशा को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? किसी भी वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस समय लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे देखो, एक स्पर्श रेखा यहाँ भी खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ भी खींच सकते हैं। तो एक ही समय पर एक ही कण पर एक ही बल दो दो दिशा में कैसे लग सकता है कि नहीं? एक ही दिशा में एक बल लगना चाहिए, एक ही बल के दो दिशाएं नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो ये कभी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती, क्योंकि एक ही समय पर एक ही आवेश के लिए एक ही बल की दो दो दिशा नहीं हो सकती। ठीक है। और मेन रीजन इसके बिहाइंड क्या है कि ये आवेशों का पथ होता है, और आवेश एक टाइम पे एक ही पथ पर जाएगा, एक साथ दो दो डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यस, तो ये आपका एक लॉजिक हो गया। इसे आप बना लीजिए कि वैद्युत बल रेखा कभी प्रच्छेद नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं सब। तो वैद्युत बल रेखा प्रच्छेद नहीं करती है, ये स्पष्ट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसे निकालें। जैसे कोई आवेश हमारे पास एक कूलाम है, तो एक कूलाम आवेश से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? ठीक है। तो किसी पृष्ठ पर जो आवेश होता है, उस आवेश के संगत उस पृष्ठ पर कितनी वैद्युत बल रेखाएं हम खींच सकते हैं? ठीक। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए फैराडे ने नहीं बताया था। जिस व्यक्ति ने इस पर मेहनत किया था उनका नाम था गॉस। क्या नाम था? गॉस। तो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा वैद्युत बल रेखाओं के लिए गॉस का नियम, और गॉस का वो नियम है जिसके द्वारा आप वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हो। और जो वैद्युत बल रेखाओं की टोटल संख्या आती है उसे कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स या फ्लक्स घनत्व कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं या फ्लक्स घनत्व। तो देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर आवेश है, और इस आवेश की कुल मात्रा कितनी है? Q। टोटल चार्ज जो है इस पृष्ठ के लिए वो Q है। अब यहाँ पूछा जाए कितनी वैद्युत बल रेखाएं खींच सकते हो आप? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, जो संख्या होती है, संख्या किसकी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ELF। ELF का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। यह संख्या आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। आप पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के अनुक्रमानुपाती, जितना ज़्यादा आवेश उतनी ज़्यादा संख्या। पर परिमाण में कितनी 10, 20, 50 कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं 1/ε0। तो जो फाई की वैल्यू है वो आ जाती है Q/ε0, और इसे कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहते हैं? फ्लक्स डेंसिटी। हिंदी में कहते हैं फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व वह टर्म है जिसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी आवेश के संगत कितनी वैद्युत बल रेखा खींची जानी चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला किसने दिया था? गॉस ने दिया था, इसलिए इसे गॉस का नियम भी कहते हैं। ε0 इसे कहते हैं ε0, हिंदी में कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.86
इंटू 10 पावर -12 और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान ये होता है। ये गॉस ने दिया था। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, तो क्या उत्तर देंगे आप? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गॉस के नियमानुसार ज्ञात करेंगे। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा पे। आवेश ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, आवेश कम होगा तो रेखाएं कम होंगी। जैसे मैं एक चित्र बना के दिखाता हूँ आपको यही चीज़। मान लो एक तरफ हमारे पास है 2Q चार्ज और एक तरफ है सिर्फ Q चार्ज, और A पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। यहाँ देखो, इस मूल आवेश ऋण आवेश का ये 2 गुना है कि नहीं, धन आवेश। तो जितनी रेखा यहाँ खींची जाएगी उसकी आधी रेखा यहाँ खींची जाएगी, क्योंकि आवेश क्या है? आधा। जैसे हमने खींचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आप गिनोगे तो इस धन आवेश के पास कितनी वैद्युत बल रेखा आपको नज़र आ रही है? 12। क्या बात कर रहे हो? कितनी रेखा यहाँ खींची गई भाई? 12। लेकिन ऋण आवेश के पास कितनी है? सिर्फ 6 रेखाएं। तो जो जैसे आवेशों का अनुपात, उसी अनुपात में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। तो ये आवेश मूल आवेश Q का डबल है, इसलिए यहाँ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी डबल है, और यहाँ रेखाओं की संख्या आधी है। हाँ हाँ, 3 होता तो यहाँ 18 खींचते, यहाँ 6 खींचते, यानी अनुपात होता है। जैसे 2 गुना आवेश है तो इसके लिए, और जो 1 आवेश है इसके लिए रेखाओं की संख्या 2:1। जितनी वैद्युत बल रेखा यहाँ होगी उसका डबल यहाँ होगा। बिल्कुल कुछ भी। अब यहाँ 100 है तो यहाँ 200 खींचेंगे। ठीक है, और तो ध्यान में रखिएगा कि जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वह आवेश के समानुपाती होती है। जिस अनुपात में आवेश उसी अनुपात में रेखाओं की संख्या। तो अगला पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती होती है। क्या था बताओ? 6 नंबर क्या लिखे हो? हेडिंग नहीं है, पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6। हाँ, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, जिस अनुपात में आवेश उसी अनुपात में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। फ्लक्स डेंसिटी का निश्चित मान आएगा। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू Q की वैल्यू रखोगे तो पता चलेगा कि 2 × 10⁵ है या 50 है या 100 है, वो आ जाएगा यहाँ से वैल्यू हमारा। ये चित्र बना लीजिए, वो भी बनाएंगे। नहीं, दोनों ये बनाओगे तो इससे आपको ये पता रहेगा कि कैसे हम रेखाओं की संख्या निकालते हैं, और ये है कि कितनी रेखाएं खींचेंगे 2 आवेशों के लिए। हाँ, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए।
हाँ, ये फ्लक्स डेंसिटी का अनुपात है जो चार्ज के अनुपात में होता है। नोट कर लिए? ये मीनिंग समझ पाया हो ना कि यहाँ 12 रेखाएं, यहाँ 6 ही रेखाएं हैं। उसका रीजन है कि आवेशों का अनुपात ही वही है, तो उसी अनुपात में रेखा है। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और लिख लीजिए। लिखिए वैद्युत बल रेखाएं, अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सतत, कंटिन्यूअस, सतत वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, ये कभी टूटती नहीं, ये कभी टूटती नहीं है। सतत वक्र होती है, ये कभी टूटती नहीं है। सतत वक्र होती है और कभी टूटती नहीं है। इसका क्या मतलब है? वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है और ये कभी टूटती नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये चित्र देख रहे हो आप, इस चित्र में देखो, ये वैद्युत बल रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची गई। इसके ऊपर वाली वैद्युत बल रेखा को देखो तो बीच में मिट गया है। यह मिटना नहीं चाहिए, इसी को बोलते हैं असतत, डिसकंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक गया फिर बीच में गायब हो गया, फिर आगे खींच लिया फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो कंटिन्यू होगा और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ये टाइम लैप नहीं होता, इसमें टाइम गैप नहीं होता कि 1 से 3 सेकंड तक वैद्युत बल रेखा दिख रही है, फिर 3 से 5 सेकंड तक नहीं दिख रही है, फिर 6 से 8 सेकंड तक दिख रही है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल टाइम निकाल सकते, डिस्टेंस पता हो, वेलोसिटी पता हो तो टाइम निकाल सकते हैं। आगे जैसे जैसे पढ़ोगे काइनामेटिक्स का हिस्सा है, वो गतिकी का हिस्सा है। अभी तो जो पढ़ रहे हो स्थिर विद्युत की है ना, और स्थिर विद्युत की में आवेश क्या होता है? स्थिर होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। वो अपनी जगह पे रहते हुए क्या क्या कर सकता है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। बिना गति करे ये सब कर रहा है। ठीक है, वो काइनामेटिक्स का हिस्सा है। जब गति करने लगेगा तो फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस सब निकालेंगे। क्या आप लोग इसे समझ चुके हो? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? और ये भी आपने लास्ट में लिखा कि वैद्युत बल रेखा सतत वक्र होती है, कभी बीच में ये टूटती नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट लिखो, वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत खींची जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत खींची जाती है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत खींची जाती है।